हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी बात किया जाए तो FON और CHN1 यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। तो ये दोनों सब्जेक्ट के ऊपर एक एक प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि जानते हैं कि कल हम बायो साइंस से और बिहेवियर साइंस से एक एक प्रश्न किए थे, ठीक है। तो एक एक प्रश्न हो गया था वहाँ पे। आज जो है हम आज लेने वाले हैं, सैटरडे है तो आज जो है हम लेने वाले हैं एक एक प्रश्न आपके थर्ड और फोर्थ जो है सब्जेक्ट फंडामेंटल और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 से आप सभी फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, यह क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बेड मेकिंग के बारे में, बेड मेकिंग के प्रिंसिपल के बारे में, बेड मेकिंग के पर्पज के बारे में कोई भी एक उठाकर पूछ देगा, कहेगा कि बिस्तर बनाने के क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाता है, बिस्तर को क्यों लगाया जाता है, बताइए। तो यह बेड मेकिंग पूछ देगा, उद्देश्य पूछ देगा, या फिर बेड मेकिंग के सिद्धांत पूछ देगा कि कौन कौन से बातें को ध्यान में रखना चाहिए बेड लगाते समय, बेड बनाते समय। या फिर कंप्लीट आपसे 5 नंबर में पूछेगा कि बेड मेकिंग के बारे में बताइए। तो आपको बेड मेकिंग के प्रकार और बेड मेकिंग के क्या उद्देश्य है सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये कंप्लीट आज पढ़ेंगे। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, माइनर एलिमेंट, यानी यूँ कहा जाए तो कुछ माइनर समस्या, माइनर लघु रोग होते हैं जिसको हम लोग प्रबंध करेंगे और साथ में उसका लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो हमें दिनचर्या लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है और वह जो है छोटी मोटी विकार के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, चूँकि एग्ज़ाम में आपसे पूछता है प्रश्न, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपके GNM फर्स्ट ईयर FON और CHN दोनों विषय से एक एक प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न यह मेरा बिस्तर बनाना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। किसका है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। बेड मेकिंग जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, ठीक है। प्रश्न है, मरीज के बिस्तर तैयार करने की परिभाषा बताएं, ठीक है, यानी बेड मेकिंग के डिफिनीशन, प्रकार, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और इसके नियम बताना है बेड मेकिंग का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेड मेकिंग होता क्या है, बेड मेकिंग के परिभाषा देना है। माय डियर, बेड मेकिंग यानी बिस्तर बनाना मरीज की बीमारी के अनुसार व सुविधा हेतु बिस्तर तैयार करने की एक तकनीक है। माय डियर, बेड मेकिंग जो होता है वह मरीज के बीमारी के अनुसार, उसके सुविधा के अनुसार बिस्तर बनाने का एक तकनीक है, मीन्स एक टेक्निक है, ठीक है। तो बेड मेकिंग क्या है? बेड मेकिंग एक आपका तकनीक है जिस तकनीक के अपनाकर हम मरीजों को उसके बीमारी के हिसाब से जो है बिस्तर बनाते हैं। जैसे सर्जिकल पेशेंट है तो उसके लिए सर्जरी बेड बनता है, फ्रैक्चर पेशेंट जिसका हड्डी टूटा हो उसके लिए फ्रैक्चर बेड बनता है, ठीक है। उसके बाद जो मरीज पहले से भर्ती है वह बेड को पहले से घेर रखा है, छेक रखा है, तो वह एक्यूपाइड बेड होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हृदय वाले पेशेंट के लिए कार्डियक बेड दिया जाता है। तो अलग अलग मरीजों के उसके बीमारी के हिसाब से बेड तैयार करने का एक तकनीक ही बेड मेकिंग कहलाता है, ठीक है। बिस्तर रुगन, देख लीजिए, बिस्तर जो है रुगन यानी बीमार व्यक्तियों को आराम प्रदान करने व सही पोजीशन में लेटने हेतु तैयार किया जाता है। बेड मेकिंग जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है जो बीमार पड़ा हो, जिसको सही प्रदान जो है सही स्थिति देना हो, मीन सही पोजीशन देना हो, सही से आराम दिलाना हो, तो इसलिए जो है बेड तैयार किया जाता है, ठीक है। नर्स की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह मरीज की साफ रिंकल फ्री बेड उपलब्ध कराए। अब नर्स का यह जिम्मेदारी है कि हर एक पेशेंट को साफ़ सुथरा जो है बेड मिलना चाहिए, उस पर का बेड शीट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ठीक है। बेड जो होना चाहिए वह सिलवट रहित होना चाहिए, मतलब घर्षण वाला नहीं होना चाहिए बेड, ठीक है। चूँकि घर्षण बेड होगा तो आराम से जो है उस पर का जो बेडशीट होगा वह फिसल कर नीचे गिर जाएगा और मरीज जो है खुले बेड पर रह जाएगा। तो इसलिए सिलवट रहित बेड होना चाहिए, साफ़ बेड होना चाहिए। यह नर्स की जिम्मेदारी होती है, देख रेख करना नर्स का काम है, ठीक है। तो बेड मेकिंग समझ गए कि बेड मेकिंग यानी बेड मेकिंग एक तकनीक है जो बीमार मरीजों को जो है उसके अनुसार जो है तैयार किया जाता है और यही तकनीक बेड मेकिंग कहलाता है। बेड मेकिंग किसके लिए तैयार किया जाता है? तो जो व्यक्ति बीमार हो उसको उसके हिसाब से उसको पोजीशन देना हो, सही पोजीशन में रखने के लिए, लेटाने के लिए जो है बेड तैयार किया जाता है, ठीक है। नर्स का यह जिम्मेदारी होता है कि जो बेड तैयार करे वह मरीजों के हिसाब से, उसके पोजीशन के हिसाब से हो, साथ में बेड सिलवट रहित हो, मतलब रिंकल, ठीक है ना, रिंकल जो है फ्री हो, मतलब घर्षण रहित हो, और मरीज को साफ़ सुथरा जो है बेड प्रदान करना नर्स का एक जिम्मेदारी होता है। तो यह बेड मेकिंग का यही जो है आपके डिफिनीशन है, मैंने बता दिया। अब बेड के कौन कौन से प्रकार है इसको जो है देख लीजिए। मरीज के स्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार अलग अलग विभिन्न प्रकार के बेड जो है उपलब्ध है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए
कि अलग अलग मरीजों के उसके सुविधा के अनुसार जो है अलग अलग जो है अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जो है बेड मरीजों को दिया जाता है। और यूँ कहा जाए तो अलग अलग प्रकार के बेड तैयार किया जाता है विभिन्न प्रकार के मरीजों के उसके कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो एक होता है सिंपल बेड, ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड यानी सिंपल बेड का मतलब होता है कि खाली बेड है, यह मरीजों के लिए पूर्णतः खाली है। कोई भी पेशेंट आएगा भर्ती होगा तो उसको यह बेड मिल जाएगा, उस पर बेड जो है पेशेंट का हो जाएगा। तो सिंपल बेड मतलब अनऑक्यूपाइड बेड होता है, इस पर कोई मरीज नहीं होता है और यह मरीजों के लिए वेट करता रहता है कि कोई भी मरीज आए तो इस बेड पर उसे लिटाए रखा जाए, ठीक है। तो यह सिंपल बेड होता है जिस पर कोई भी मरीज आता है तो रहता है। दूसरा है क्लोज बेड मतलब एडमिशन बेड। दूसरा क्लोज बेड होता है कि मान गए कोई बेड पेशेंट जो है उस पर ऑक्यूपाइड कर चुका है, उस पर एडमिशन ले चुका है, तो वो जो है बेड होता है ऑक्यूपाइड बेड मतलब भरा हुआ एडमिशन वाला बेड, ठीक है। ओपन बेड का मतलब होता है खुला हुआ बेड। वही चीज़ें है कि यह मरीजों के लिए बेड करता है, एकदम खाली बेड होता है। ऑक्यूपाइड बेड का मतलब होता है कि यह व्यक्तियों मरीजों से भरा हुआ मतलब उस पर मरीज रिजर्व करके रखा रहता है, ठीक है। कार्डियक बेड होता है जो हृदय से ग्रसित मरीजों के लिए बनाया जाता है। फाउलर्स बेड होता है जो श्वसन से पीड़ित व्यक्ति हो, ठीक है, हृदय वाले व्यक्ति हो, उसके लिए फाउलर्स बेड बनाया जाता है। फ्रैक्चर बेड उसके लिए होता है जो हड्डी टूटा फूटा जो व्यक्ति है उसको फ्रैक्चर बेड पर रखा जाता है। ब्लैंकेट बेड होता है और ऑपरेशन बेड होता है जिसे हम लोग सर्जिकल बेड भी कहते हैं। इस पर ऑपरेशन वाले मरीजों को रखा जाता है सर्जरी के बाद, ठीक है। तो यही सब बेड के प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। सिंपल बेड, क्लोज बेड, ओपन बेड, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपाइड बेड, कार्डियक बेड, फाउलर्स बेड, फ्रैक्चर बेड, ब्लैंकेट बेड, ऑपरेशन बेड। और कौन बेड किसके लिए है मैंने एक एक लाइन में सब डिस्कस कर दिया, ठीक है। आगे चलिए, अब आता है महत्वपूर्ण बातें कि आखिर ये जो हम बेड बनाते हैं मरीज के लिए, तो ये बेड बनाने का मकसद क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, हम क्यों बेड बनाते हैं। कोई भी काम हम करते हैं उसका पीछे तो एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है। हम जीएनएम या आप जीएनएम या कोई जीएनएम करता है तो उसके पीछे तो एक पर्पज न होता है कि जीएनएम करके हम नर्स बनेंगे, नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, सीएचओ बनेंगे और अपना जीवन को अच्छा बनाएंगे मेडिकल के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में। इसी उद्देश्य से हम जीएनएम करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम जीएनएम ऐसे ही फालतू में कर रहे हैं जिसके पीछे कोई मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। सब चाहता है कि हमें सरकारी जॉब हो, अच्छे सैलरी मिले, ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाए, इसीलिए लोग बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या एएनएम करता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से कोई भी चीज़ का उद्देश्य पूछता है तो आपको उसके बारे में बताना है कि आखिर यह क्यों है, इसका क्या काम है इसमें, ठीक है। तो चलिए, बेड मेकिंग का उद्देश्य, पर्पज ऑफ बेड मेकिंग, यानी यह बेड मेकिंग का क्या काम है, क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाता है यह बेड मेकिंग। तो माय डियर, बेड मेकिंग का बहुत सारे उद्देश्य हो सकता है। बिस्तर क्यों बनाया जाता है इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, अनेकों उद्देश्य हो सकता है बेड मेकिंग का, बिस्तर बनाने का। मरीज को आराम नींद प्रदान करने हेतु, पहला पॉइंट है मरीज को रेस्ट दिलाने के लिए, नींद प्रदान करने के लिए जो है हम बेड बनाते हैं, बेड मेकिंग बनाते हैं। मरीज को शारीरिक सुरक्षा हेतु, ठीक है, मरीज को सिक्योरिटी देने के लिए, फिजिकल शारीरिक सुरक्षा देने के लिए जो है हम बेड लगाते हैं, उसके लिए मरीज के लिए। वार्ड को नीट अपीयरेंस हेतु, व्यवस्थित रखने हेतु। अब मान गए वार्ड है, एक बड़ा सा हॉल है, उसमें हम 50 मरीज को ठूस दिए और कहें कि भाई तुम फर्श पर लेट जाओ, तुम्हारा ट्रीटमेंट नीचे में फर्श पर होगा। तो कोई मरीज किधर लेटेगा, जो उसके पैर के पीछे वो अपना सर रखेगा, उसके नीचे वो रखेगा, पूरा गंड मंड हो जाएगा, पूरा हॉल में गंदगी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर एक हॉल में अगर 20 बेड लगा देंगे तो 20 मरीज ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो 20 अगर बेड रहेगा तो उससे हॉल हमारा नीट अपीयरेंस, क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा और व्यवस्थित रहेगा, ठीक है। तो व्यवस्थित रखने के लिए भी हम जो है बेड में बनाते हैं। मरीज को फ्रेश महसूस, मतलब मरीज के अंदर ताजगी महसूस कराने के लिए हम बेड लगाते हैं, ठीक है। नर्स जो है मरीज संबंधों को मजबूती हेतु, नर्स और मरीज के बीच अच्छा संबंध रहे, इसके लिए हम बेड अच्छा बनाते हैं, ठीक है। मरीज को सही बॉडी अरेंजमेंट में लिटाने हेतु, मतलब मरीज को सही पोजीशन में दिलाने के लिए हम बेड लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी को हृदय वाला मरीज है तो उसको फाउलर पोजीशन देंगे, ठीक है। कोई अगर फ्रैक्चर वाला है तो उसको जो है पैर को एलिवेट करके रखेंगे। तो ये सब जो है उसके अनुसार से बेड तैयार किया जाता है और उसी के अनुसार जो है उसका उद्देश्य भी होता है, ठीक है ना। बाकी मरीज को जटिलता, मतलब और ज़्यादा जो है जटिलता ना हो, इसको रोकथाम हो, इसके लिए भी बेड तैयार करते हैं। मरीज को जल्दी से रिकवरी होने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी ठीक हो, इसके लिए हम बेड अच्छे से लगाते हैं, ठीक है। मरीज को व्यथित होने से बचाने के लिए, मतलब मरीज को और ज़्यादा परेशानी होने से बचाने के लिए जो है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से व्यथित होने से बचाने के लिए हम बेड लगाते हैं, ठीक है।
मरीज को अच्छे उपचार प्रदान करने हेतु अगर आपका बेड अच्छा रहेगा, मरीज को आरामदायक महसूस होगा, तो मरीज जो है जो 4 दिन में ठीक होना वह 3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, मरीज को संक्रमण से बचाने हेतु अब बेड रखते हैं तो अलग अलग सबको पर्सनल बेड मिलता है, तो उससे संक्रमण का खतरा भी कम होता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा क्या होता है बेड बनाने का, बेड मेकिंग का उद्देश्य है। आपके मन में जितना भी ख्याल आए कि एक अस्पताल में बेड क्यों तैयार किया जाता है मरीज के लिए, उसके पीछे का क्या क्या कारण, क्या क्या रहस्य है, वो सारे चीज़ को आप लिख दीजिएगा तो ही बेड मेकिंग हो जाएगा। मतलब बेड तैयार करने का क्या, इसके पीछे लक्ष्य क्या उद्देश्य है, उसी को हम लोग लिख देंगे तो ये हमारा उसका उद्देश्य हो जाएगा कि हाँ हमने इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए बेड तैयार करते हैं हॉस्पिटल में, और ये काम बेड तैयार करने का नर्स का ही होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका बेड मेकिंग का उद्देश्य, इतना सारा मैंने आपको बता दिया, एकदम आसान है। मरीज को आराम नींद दिलाने के लिए, मरीज को शारीरिक सुरक्षा के लिए, मरीज को नीट अपीयरेंस मतलब व्यवस्थित रखने के लिए, फ्रेश महसूस कराने के लिए, संबंध नर्स और मरीज के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए, मरीज को सही पोजीशन में रखने के लिए। ठीक है, मरीज को जटिलताओं से रोकथाम करने हेतु, मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करने हेतु, मरीज को और ज़्यादा परेशानियाँ से बचाने के लिए, मरीज को अच्छे उपचार प्रदान करने के लिए, मरीज को संक्रमण से बचाने के लिए, और भी आपके मन में ख्याल आए इसके अलावा तो और सारे चीज़ को लिख सकते हैं जो बेड मेकिंग में हेल्पफुल होता है बेड मेकिंग बनाने से। ठीक है, तो यही उद्देश्य हो गया, मैंने आपको बता दिया। आगे है अब जो हम बेड बना रहे हैं, यह बेड हम कैसे बनाएंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बेड तैयार करेंगे, बेड बनाएंगे। तो जो चीज़ें को हम ध्यान में रख कर काम करते हैं वही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, वही हमारा सिद्धांत हो जाता है। सिद्धांत का मतलब क्या है कि हम अपने एक बातों को पकड़ कर चल रहे हैं, हम अपने बातों को ध्यान में रख कर जो है कामों को कर रहे हैं, तो वही हमारा सिद्धांत होता है। तो हमें बेड मेकिंग में किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, और वही बात जो है हमारा बेड मेकिंग का सिद्धांत हो जाएगा, जो बेड मेकिंग करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हुए बेड मेकिंग बनाते हैं, बेड मेकिंग करते हैं, दिखाते हैं। बेड तैयार करने का तरीका इस प्रकार होना चाहिए कि ऊर्जा व समय की बचत हो। अब मान गए आप बेड तैयार कर रहे हैं और एक एक बेड को तैयार करने में 1 घंटा लगा दीजिएगा, तो पता चलेगा अगर 20 गो बेड है तो 20 घंटा लगेगा। तो इसीलिए कहता है कि जब भी आप बेड तैयार करते हैं तो आपको समय और ऊर्जा की ध्यान रखना है, और इस प्रकार आप बेड तैयार करें कि ऊर्जा और समय दोनों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचत हो। ठीक है, आगे है यहाँ पे बेड मेकिंग के दौरान सही बॉडी मैकेनिज्म यानी मूवमेंट का प्रयोग करें। अब होता यह है कि जैसे बेड है, बेड के अगर लगाना है तो कोई व्यक्ति का अगर टेक्निक सही नहीं रहेगा बेड लगाने का, तो वह जो है एक ही बेड के चारों साइड घूम घूम कर जो है बेड को वह लगाएगी। अगर एक बेड शीट को लगाना हो तो एक बेड के चारों साइड घूम के जो है बेड शीट को क्या करेगी, ठीक करेगी। लेकिन अगर शरीर का मूवमेंट आपका सही है, बॉडी मैकेनिकल अगर सही है, तो आप एक जगह से ही इधर उधर मूवमेंट करके बेड को सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, समय भी बचेगा और जल्दी हो भी जाएगा और ऊर्जा भी कम लगेगा। तो बॉडी मूवमेंट बेड मेकिंग में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ही बेड को चारों साइड से घूम घूम कर बेड को सही कर रहे हैं, बेड शीट को सही कर रहे हैं, मतलब गलत तरीका है, और एक जगह बीच में खड़ा होकर जो है हम संपूर्ण बेड को ठीक कर दे रहे हैं, तो ये हमारा बेस्ट तरीका है। इसमें हमारा बॉडी मूवमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि हम इधर उधर लिभ कर, इधर उधर झुक कर जो है काम को कर सके। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, कोई टेंशन नहीं है। भले एग्जाम में जाइएगा तो अपना से बेहतर लैंग्वेज में लिखिएगा, लेकिन समझना है तो एकदम बेस्ट लैंग्वेज में समझिए ताकि कभी भी भूले नहीं। ठीक है, बेड मेकिंग के दौरान सही बॉडी मैकेनिकल मूवमेंट का प्रयोग करें। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, बेड मेकिंग से पहले सभी आवश्यक वस्तुएं बेड साइड में एकत्रित करें। अब बेड मेकिंग में जो भी सामान का हमको उपयोग करना है, जैसे मान गए आपका बेड शीट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है भीगने से बचाने के लिए जो है आपका और भी जो है सामान होते हैं जो बेड को भीगने से लिए बचाता है। ठीक है, और तकिए, पिलो हो गया, ठीक है ना, मैट्रेस हो गया, ये सब जो है हमें चाहिए। तो बेड मेकिंग के लिए जो जो सामग्री है पहले उसको आप अपने एक साइड में एकत्रित करके रख ले, कलेक्ट करके फिर जो है बेड लगाना, बेड मेकिंग करना शुरू करें। अब ऐसा ना हो कि एक पिलो लिया के रख दिए और फिर जो है बेड शीट के लिए घूमने चले गए। ठीक है, फिर जो है आप बेड शीट ले आए और पिलो के लिए घूमने चले गए, मैट्रेस ले आए और बेड शीट के लिए घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, सब सामान एकत्रित करके रख लेंगे फिर लगाना शुरू करेंगे।
आगे है सही समय अंतराल प्रतिदिन बेडशीट में बदलाव करें। अब आप जब बेडशीट लगाते हैं, बेड मेकिंग करते हैं, तो आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बेड मेकिंग में ध्यान रखें कि सही समय अंतराल पर जो है आपको बेडशीट को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि बेडशीट गंदा होते रहता है, इन्फेक्टेड होते रहता है मरीजों से, तो उसको सही समय अंतराल पर चेंज करना भी ज़रूरी है। तो सही बेडशीट का बदलाव करते रहें, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको लगता हो कि सिद्धांत में जैसे जैसे लिखा हूँ वैसे ही वैसे लाइनिंग बाय लाइनिंग आपको याद करना है, तो फिर ये गलत तरीका है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए ना कि हमको कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है। ये मत ध्यान में रखिए कि इस लाइन के बाद ये, इस लाइन के बाद ये, इस लाइन के बाद ये। बस इसमें जितना हम पॉइंट बताएंगे सब पॉइंट के आपको ध्यान में रखना है। भले कोई भी पॉइंट किधर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेड मेकिंग के उपरांत मतलब बाद में नीट, क्लीन एवं फिनिश्ड अपीयरेंस होनी चाहिए। बेड मेकिंग जब आप लगा दे तो आपका जो बेड होना चाहिए बिल्कुल नीट क्लीन होनी चाहिए और वेल फिनिश्ड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बिल्कुल जो है व्यवस्थित होनी चाहिए, देखने पर लगे कि हाँ एक अच्छे नर्स जो है बेड को लगाई है, ठीक है। जिस पर पेशेंट को लिटाने से वह बेड जो है इधर से उधर खिसके नहीं, इधर से उधर जो है सिकुड़े नहीं, ऐसा बेड लगाइए एकदम व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। बेड मेकिंग के दौरान क्रॉस इन्फेक्शन की रिस्क को कम करें। अब बेड लगाने के दौरान एक से दूसरे में जो संक्रमण फैलता है, इस रिस्क को आपको कम करना है। कैसे कम करना है, ये नर्स को ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, वार्ड के सभी बेड शीट का रंग पैटर्न एक समान होना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म अपीयरेंस। अब एक अच्छे अस्पताल में देखते होइएगा कि बेड शीट एक वार्ड का सबका एक कलर का होता है, ठीक है। यह यूनिफॉर्म को मेंटेन करता है, यह डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, ठीक है। इससे देखने में अच्छा लगता है, सुसज्जित लगता है। अब किसी को लाल, किसी को पीला, किसी को हरा बेड दे देंगे तो क्या लगेगा, भद्दा लगेगा, लगेगा कि मरीज अपने घर से लाया है, समझ गए ना। तो बेड में यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए, एक रंग का पैटर्न का जो होना चाहिए बेड शीट, ठीक है। आगे है एक्यूपाइड बेड में बेड शीट बदलने के दौरान मरीज को बेड शोर हेतु एक्सेस करें। माय डियर, एक्यूपाइड बेड का मतलब होता है कि मरीज उस पर लेटा हुआ है और उसी लेटे हुए मरीज के जो है बेड को हमें बनाना है, बेड को तैयार करना है, ठीक है। बेड शीट को चेंज करना है। जो मरीज उस बेड पर से उतरने में असमर्थ है उसको लेटे लेटे ही जो है उसके बेड को बनाना पड़ता है। और यह जो है हमारा एक्यूपाइड बेड होता है, जिस पर पेशेंट अपने बेड को छेका रहता है, उस पर पेशेंट रहता है और पेशेंट को रहते हुए हम बेड को तैयार करते हैं। तो वही जो है हमें देख रेख करना चाहिए कि अगर पेशेंट पहले से उस बेड पर है और हम बेडशीट को बदल रहे हैं तो हम मरीज को बेड शोर के लिए उसको जो है पोजीशन को भी चेंज कर देंगे, ठीक है, बेडशीट बदलने के साथ में। आगे है बेड मेकिंग के बाद मरीज को बेड का स्तर नीचा रखें। अब जब आप बेड बना दे, बेड बनाने के बाद मरीज का जो बेड का लेवल है वह नीचा करके रखें, क्योंकि मान के अगर पेशेंट जो है बेड से नीचे गिरेगा तो चोट लग जाएगा। अगर ज़्यादा ऊंचा होगा तो, अगर कम ऊंचा होगा तो थोड़ा मोड़ा चोट लगेगा, क्योंकि पेशेंट गिर भी सकता है बेड से, ठीक है ना। तो बेड के बनाने के बाद मरीज को स्तर को नीचा रखें बेड का। बेड मेकिंग के दौरान सॉइलेड लाइनेड एवं क्लीनेड लाइनेड को एक दूसरे से अलग रखें। कहता है बेड मेकिंग के दौरान जो सॉइलेड लाइनेन है और जो क्लीन लाइनेन है इसको एक दूसरे से अलग करके रखें, ठीक है। ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग के दौरान मरीज की सुरक्षा हेतु अन्य स्टाफ की मदद लें। अब अगर आप ऑक्यूपाइड बेड अगर आप जो है बना रहे हैं, मतलब जिस बेड पर पहले से मरीज उपस्थित है और बिना मरीज को उतारे हुए आप उस बेड को बना रहे हैं, तो उसके लिए आप अन्य स्टाफ की सहारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टाफ मरीज को देख रेख करेगा, दूसरा स्टाफ बेड को लगाएगा, क्योंकि वह बेड पर से पेशेंट नहीं उतरने वाला हो, उतरने में असमर्थ हो सकता है, तो उसको उसी बेड पर रखे रखे हम बेड को ठीक करते हैं, लगाते हैं। तो इसके लिए एक अन्य स्टाफ की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम अन्य स्टाफ की सहायता लेंगे। आगे है बिस्तर को सिलवट रहित होनी चाहिए। अब बिस्तर को एकदम सिलवट रहित आपके होनी चाहिए, मतलब घर्षण रहित होनी चाहिए। सिलवट रहित नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, बिस्तरी घाव हो जाएगा घर्षण लगने से, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने जितना भी चीज़ आपको बताया इसको माइंड में आपको डालना है। अब ये मत डालिएगा कि हमको पॉइंट बाय पॉइंट और जिस पॉइंट के बाद जो मैंने आपको बताया है वही याद रखना है, बिल्कुल एक गलत तरीका है। आपको बस ये याद रखना है कि हाँ कौन कौन से बातें अच्छे बातें हैं जो हम बिस्तर बनाने में फॉलो करेंगे, तो उसको आपको लिख देना है। और वही चीज़ें तो मैंने बताया, मैंने कोई 20-30 पॉइंट भी तो नहीं बताया, मैंने 10-12 पॉइंट बताया। इसको आपको दिमाग में रखना है और ये आप नॉर्मल लाइफ में भी सीख कर जो है लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका हो गया बिस्तर बनाने का सिद्धांत।
अब हमारा आता है एक ज़बरदस्त प्रश्न, और यह हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लिया गया यह जो है क्वेश्चन है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो कि फर्स्ट ईयर में है, तो इसमें हमको माइनर एलिमेंट यानी लघु विकार जो होता है, लघु जो बीमारी होता है, इसके बारे में हमको एक पढ़ना है, माइनर एलिमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से माइनर एलिमेंट मतलब लघु विकार होते हैं जो व्यक्ति में हो सकता है, और इन लघु विकार का हम प्रबंध कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे एज ए नर्स। अगर हमारे सामने कोई अगर लघु विकार का मरीज आ जाए तो उसका प्रबंध हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हमको लिखना है, सिद्धांत लिखना है, लघु विकार के प्रबंध का सिद्धांत लिखना है और लघु विकार के सूची बनाना है। यानी माइनर रोग कौन सा होता है, सूक्ष्म रोग कौन सा होता है, उसके बारे में हमको बताना है, उसके लिस्ट के बारे में बताना है और इसके सिद्धांत को बताना है। मैनेज करते समय, मैनेजमेंट करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे लघु विकार में हम मदद करेंगे रोगी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लघु विकार माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु यानी छोटा, विकार मतलब एलिमेंट मतलब तत्व भी होता है, विकार मतलब डिसऑर्डर भी होता है या रोग भी इसको कहिए। तो लघु रोग के प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, चलिए प्रबंध के सिद्धांत देखते हैं। माय डियर, माइनर एलिमेंट के प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, देख लीजिए क्या क्या सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले है मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराएं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, जो माइनर एलिमेंट के मरीज आए, सूक्ष्म जो है सूक्ष्म विकार, लघु विकार के मरीज अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण आपको उपलब्ध कराना है। ठीक है, चोट या बीमार का तुरंत उपचार प्रारंभ करें व जटिलता की रोकथाम करें। अब लघु विकार के मतलब होता है सर दर्द करना, पेट दर्द करना, हल्का फल्का चोट लगना, कान दर्द करना, ठीक है, पेट में ऐंठन होना, दस्त होना, ठीक है, आँख में संक्रमण होना, ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आदमी को होते रहता है डेली लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे में आप उसको जो है अगर कोई चोट लगा है या कोई बीमारी है और आपको पास लेकर आया है तो तुरंत उसका उपचार आपको प्रबंध करना चाहिए और उसको भयंकर जटिलता होने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहता है कि शुरुआती अवस्था में बीमारी छोटा रहता है, लघु रहता है, माइनर रहता है। अगर उस समय इसका मैनेजमेंट कर दिया जाए तो पेशेंट जो है माइनर में ही ठीक हो जाता है, जटिलता में नहीं जाता है। अगर उस छोटे चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो वही छोटे चीज़ अन्य बीमारी उत्पन्न कर देता है या वही बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यही कहता है कि चोट और बीमारी का तुरंत उपचार प्रारंभ करें और जटिलता यानी और ज़्यादा जटिल होने से बचाएं। ठीक है, आगे का है संक्रमण रोगी को अन्य रोगी से अलग रखें और संक्रमण फैलने की रोकथाम करें। अब माइनर डिजीज में हल्का फल्का संक्रमण भी आता है, जैसे आंखों का संक्रमण, ठीक है, कुछ और भी संक्रमण हो सकता है, तो इस जैसे खुजली, दाद खाज वाला, तो ऐसे संक्रमण के रोगियों को अन्य रोगियों से अलग रखें और संक्रमण को फैलने का रोकथाम करें। ठीक है, उपचार के दौरान मरीज के वाइटल साइन की नियमित चेक करें। अब जब उपचार आप करें तो जो माइनर रोगी है, माइनर डिसऑर्डर के जो रोगी है, उसको लगातार जो है जैविक चिन्ह को जांच करें, जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया। मरीज को जितना शीघ्र हो ठीक रिकवरी में मदद करें ताकि वह दैनिक कार्य कर सके। अब मान गए किसी को फीवर है तो फीवर भी जो है आपके माइनर जो है एलिमेंट में ही आता है, मतलब छोटे मोटे बीमारी में ही आता है। अब फीवर मान गए जब तक पेशेंट को रहता है तब तक वह सही से काम नहीं कर पाता है, ना पढ़ पाता है, मन सुस्त रहता है, भूख नहीं, खाना नहीं खा पाता है, मुंह तीता तीता लगता है, होता है ना, तो यह छोटे बीमारी में आता है। यह हमेशा व्यक्ति को कभी ना कभी किसी को होते रहता है, तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, रिकवरी करें, तो इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति अपना फिर से दैनिक कार्य अच्छे से कर सकेगा। उपचार के दौरान फिजिशियन के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। अब ये जो माइनर एलिमेंट होता है इसमें आपको डॉक्टर के सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पालन करना है, जो डॉक्टर कहे वही करना है। ठीक है, परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सलाह दे व मरीजों की घर में देखभाल समझाए। अब जो परिवार है उसके सदस्यों को पर्याप्त आप सजेशन दे, सलाह दे और मरीजों की घर में देखभाल को समझाए, मतलब मरीज को घर में ही अच्छे से देखभाल करने को समझाना चाहिए मरीज के सदस्यों को, परिवारों को। ठीक है, परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। अब कुछ ऐसे माइनर रोग वाले अगर रोगी आपके पास आते हैं, आप नर्स हैं, तो आपको उसके धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक जो मान्यता है उसको जो है आपको सम्मान करना होगा, उसके धार्मिक स्वतंत्रता को, सामाजिक संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाना होगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है,
आगे है यहाँ पे देखिए, गंभीर स्थिति होने पर मरीज को तुरंत उच्च केंद्र रेफर करने की व्यवस्था करें। अब यह माइनर रोग अगर जटिल हो गया है, बड़ा हो गया है और यहाँ पे आपसे नहीं संभल रहा है तो आपको तुरंत जो है रेफर करना चाहिए हायर सेंटर अपने से उच्च केंद्रों पर। ठीक है, तो ये जो है कुछ सिद्धांत है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। पीएचसी पर समुदाय के लोगों की माइनर एलिमेंट का उपचार व इमरजेंसी स्थितियों का प्रबंध किया जाता है। ये माइनर एलिमेंट निम्न हो सकते हैं। माय डियर, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। मतलब है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो है क्या करती है, अपना सेवा देती है, लोगों को देखभाल करती है। तो जो पीएचसी पर जो भी समुदाय के लोग आते हैं माइनर एलिमेंट्स के उपचार के लिए, तो उनका उपचार व इमरजेंसी का स्थिति का प्रबंध जो है नर्स के द्वारा किया जाता है। और ये जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं यह निम्न होते हैं जो कि आपके सामने में है, जैसे कुत्ता काटा, डॉग बाइट, जलना, हल्का फल्का जलना, हाई फीवर होना, हीट स्ट्रोक होना, डायरिया होना, फेंटिंग होना, इंजरी एंड फॉल यानी चोट लगना, ठीक है, जख्म होना, ईयर पेन कान दर्द, माउथ अल्सर मुंह में छल्ला, बैक एक मतलब पीछे पीठ में दर्द, हेडेक होना, सर में दर्द, कॉफ मतलब खांसी और ठंड बुखार जुकाम होना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द, ठीक है, और ईटीसी और अन्य भी रोग जो है माइनर छोटे मोटे जो आपके कभी भी शुरू हो जाता है, आंखों में संक्रमण, ठीक है, पैर में दर्द, कहीं भी हल्के फल्के अगर शुरू हो जाता है कभी भी तो वह माइनर डिजीज के अंदर आता है, माइनर जो है एलिमेंट्स के अंदर आता है। और यह सब के लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और सारे जो होंगे वह और भी होंगे इसमें, माइनर में छोटे छोटे और भी बीमारी होते हैं जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वही माइनर एलिमेंट होते हैं। और माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु विकार वाले मरीजों को ध्यान में रखते हुए आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया था जिसको मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि लघु विकार के प्रबंध कैसे करेंगे या इसके प्रबंध में कौन कौन से सिद्धांत है जो कि मैंने आपको बता दिया। आप समझिए कि आप किसी नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है आप, और आप प्राथमिक केंद्र पर काम कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, वहाँ पर आपको बुखार के पेशेंट, घाव के पेशेंट, ठीक है, चोट के पेशेंट, सिर दर्द के, पेट दर्द के, जला हुआ, बाइट जो है कुत्ता कटा हुआ, ये पेशेंट सब आ सकता है। तो आप इन मरीजों को, चूँकि ये सब हल्के फल्के वाला सब होता है, तो इन मरीजों को कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको जो है उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट लिख देना है और वही मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे मिलूँगा आगे। देख लीजिए माइनर एलिमेंट के प्रबंध में कौन कौन से सिद्धांत है। तो मरीज को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना, चोट बीमारी का तुरंत उपचार करना और जटिलता को रोकथाम करना, संक्रामक रोगियों को अन्य रोगियों से अलग रखना, उपचार के दौरान जितने भी वाइटल साइन है उसका लगातार चेक करते रहना, मरीज का शीघ्र से शीघ्र जो है रिकवरी और ठीक करने हेतु कार्य करना ताकि वह अपने दैनिक कार्य फिर से कर सके, उपचार के दौरान फिजिशियन के जो भी निर्देश है डॉक्टर का उसे सावधानीपूर्वक पालन करें, मरीज के सदस्यों को पर्याप्त सलाह दे कि मरीज को घर पर अच्छे से देखभाल करना है, मरीज की सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जो भी मान्यता है उसको जो है आपको उस पर प्रहार नहीं करना है, उसको सम्मान करना है, गंभीर स्थिति में मरीज को अपने से उच्च केंद्रों पर रेफर करना है। तो ये जो है आपके कुछ मैंने प्रबंध और सिद्धांत दोनों एक ही साथ होता है, मैंने बता दिया। अब जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वह पीएचसी पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। तो जब वह पीएचसी पर अपना काम करती है तो पीएचसी पर जो भी समुदाय के लोग आते हैं माइनर एलिमेंट्स के साथ, तो उसका उपचार व इमरजेंसी सुविधा का प्रबंध जो है यही नर्स के द्वारा किया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा। उसके बाद कुछ जो माइनर एलिमेंट्स है मैंने यहाँ पे उसका लिस्ट दे रखा है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, देखिए माइनर एलिमेंट्स मतलब लघु विकार। लघु विकार वे विकार होता है जिससे व्यक्ति का शारीरिक रूप से व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, दैनिक कार्य करने में व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, सही से काम काज नहीं कर पाता है। ठीक है, व्यक्ति जो है उदास दुखी रहने लगता है और जो कुछ समय तक जो है व्यक्ति को रहता है और इसको ट्रीटमेंट करने से वह जो है ठीक हो जाता है, जैसे फीवर हो गया, सर दर्द, पैर दर्द, ये सब लघु विकार है। इसको आप थोड़ा सा दवाई वगैरह खाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो यही जो है हमारा लघु विकार होता है, जिसका सूची मैंने आपको नीचे ये सब बता भी दिया, सिद्धांत भी बता दिया। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट मैंने 2 प्रश्न बता दिया। आपसे हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप
अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।